हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी। तेज तो नहीं बोल रहा मैं। माय नेम इज़ रोहित और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। 3.1 के आगे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट इतना बड़ा नहीं है, क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, गौर से सुनना। अपनी अटेंशन मुझे दे दो कम्प्लीटली। तुम मुझे अटेंशन दो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा। है ना वो डायलॉग हमारे फ्रीडम फाइटर का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वैसे तुम मुझे अटेंशन दो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट की पूरी क्लैरिटी दूंगा। ठीक है, तो पानी वानी पी लो, लेके बैठो बोतल। अपनी जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इंस्टाग्राम, चैट, मेमोरीज ऑफ क्रश, एनीथिंग जस्ट कीप असाइड। और अब इधर आ जाओ स्क्रीन पे। कंप्लीट मेरे को तुम्हारी चाहिए पूरी पूरी अटेंशन, अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए मुझे तुम्हारी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इतना बड़ा नहीं है। 3.2 के सारे क्वेश्चन ऐसे उड़ा दोगे तुम। जैसे अगर मैं समझाऊंगा ना तुम्हें, उसके बाद बस उड़ाओगे तुम उसे ऐसे हवा में, एकदम बिंदास, एकदम आसान तरीके से। ठीक है, इधर आ जाओ। अब देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। हमने पढ़ा लीनियर पेयर ऑफ, चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू, मतलब दो लीनियर इक्वेशन होगी। पेयर मतलब दो। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो लीनियर इक्वेशन होगी जिसके जिनमें दो वेरिएबल होते हैं, एक्स और वाई। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि कोई सी भी लीनियर इक्वेशन है, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पेयर ले रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर ही पेयर का है तो पेयर में ही आएगी सारी इक्वेशंस। तो मान लो ये मैंने एग्जांपल लिया, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये हो गई अपनी पहली लीनियर इक्वेशन। दो वेरिएबल ये रहे x और y, है ना, इन टू वेरिएबल्स है। दूसरी इक्वेशन अपनी हो गई 3x प्लस 4y। सुनते रहो, ध्यान इधर। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ये होगी। तो फिर ये टोटल ये क्या बोलेंगे आप इसे? इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। फिर उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी जो 3.1 एक्सरसाइज में हमने सॉल्व की है, कि जब इन दोनों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइन बनती है। ये एक्स लाइन है, ये इसकी जनरल फॉर्म ऐसे होती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये अलग अलग है ना, A1 B1। इनके कोफिशिएंट को, इसके कोफिशिएंट को A1 मान लिया, इसका A2 B1 B2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब इन दोनों का ग्राफ जब हम ग्राफ बनाते हैं तो लाइन बनती है। लाइन की इक्वेशन है एक तरह से, लाइन की। और वो लाइन कितने तरीके की बनती है मैंने आपको बताया था, रिमाइंड करो। या तो वो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसे होगी ना, इंटरसेक्ट हो गई इस पॉइंट पे। इंटरसेक्ट तो एक ही पॉइंट पे होती है ना, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, इंटरसेक्टिंग हो गई। सेकंड, या तो पैरेलल होगी। पैरेलल मतलब ऐसे काट नहीं रही एक दूसरे को, पैरेलल है। और तीसरी क्या होगी, या फिर कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन है। को इंसिडेंट वर्ड को समझा करो। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन। जैसे मान लो ये पहली लाइन है, पहली क्वेश्चन के वो है, तो दूसरी इसी के ऊपर कहीं पड़ेगी। मैं बना रहा हूँ ब्लू से, देखो इसी के ऊपर ऐसे। ठीक है, तो ये तीन तरीके की लाइन बनती है इसकी, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ग्राफ में। अब हम इन तीन तरीकों से ही में एक चीज समझेंगे, वो चीज ये है। देखो, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, एक सेकेंड। ये अगर मान लो ये ग्राफ है, इसको ग्राफ पे ये बन गई, इंटरसेक्टिंग पे आप फोकस करो। तो एक ही पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये काट रही है उसको ही हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। ये लिखा ना मैंने, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी कॉन्सेप्ट, ये पढ़ रहे हैं हम सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये जो वर्ड सॉल्यूशन है, ये जो वर्ड सॉल्यूशन है, ये वही होता है जहां पर लाइन, दोनों लाइन काटती है किसी पॉइंट पे, उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ग्राफ के मतलब ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन वही है जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है। तो इंटरसेक्टिंग अगर लाइन होगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे भाई? एक ही पॉइंट पे काट रही है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा जो यूनिक होगा। वन है तो यूनिक ही होगा, एक ही पॉइंट पे काट रही है। अच्छा, अब ये है पैरेलल, तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ, आंसर दो। मैंने आपको क्या बताया? सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन। यही हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इन दोनों का सॉल्यूशन हम ग्राफ से भी बता सकते हैं, सिर्फ ग्राफ देख के। कैसे बताएंगे?
कि इंटरसेक्टिंग होगी, जहां पर काटती है वही सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ एक बार काटी इस पॉइंट पे, जो पॉइंट बना रखा है ना, नहीं पॉइंट ऐसे मैं कर रहा हूँ गोल गोल, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ तो एक ही सॉल्यूशन है। इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे अगर पैरेलल लाइंस होगी बताओ भाई? इसमें नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नो मतलब हिंदी वाला नो नहीं, एनो, ठीक है। नो सॉल्यूशन, क्यों नो सॉल्यूशन? भाई काट ही नहीं रही किसी पॉइंट पे, समझ रहे हो, कहीं कट ही नहीं रही है, तो ये नो सॉल्यूशन होगा। और तीसरी, अगर कोइंसिडेंट लाइन हो, मतलब एक के ऊपर एक लाइन हो, तो अब इसमें बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कितने सॉल्यूशन होंगे? इसमें एक पॉइंट पे काटी तो एक सॉल्यूशन, इसमें तो कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं ना। ये देखो मैं आपको पिंक से बताता हूँ, ये एक के ऊपर एक लाइन है, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है, दो तीन चार, ये पूरे पॉइंट ही है ना, ये सब सब पॉइंट पे काट ही रहे हैं एक दूसरे को। जब एक के ऊपर एक है तो यानी कट ही रही है वो, तो इसका मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन, क्योंकि इस इन दोनों लाइन पे कितने सारे पॉइंट भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। भाई ये बात समझ आ रही है कि नहीं? मैंने कहा कि जितनी ये दो लाइनें जिस पॉइंट पे काट जितने पॉइंटों पे काटती है उतने सॉल्यूशन होते हैं दोनों इक्वेशन के। तो इस पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग में एक ही पॉइंट पे काट रही है तो एक सॉल्यूशन है। पैरेलल जब होते हैं तो किसी भी पॉइंट पे नहीं काट रही तो नो सॉल्यूशन, मतलब जीरो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट, एक के दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, तो यानी हर पॉइंट पे काटती चली जा रही है एक दूसरे को। भाई ऐसे है ना, ये एक लाइन है, उसके ऊपर ये दूसरी लाइन है, वही तो होती है ऊपर, मतलब ऊपर ही होती है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई। तो इसमें तो ये तो सारे पॉइंटों पे ही काट रहे हैं एक दूसरे को। ये देखो मैं पॉइंट बनाता जा रहा हूँ, ऐसे इन्फिनाइटली कितने भी पॉइंट हो सकते हैं। तो इसलिए इसका जो होता है वो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है, यानी मैनी सॉल्यूशन, मैनी मतलब इन्फिनाइट, कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हम ऐसे ग्राफ देख के, अगर हमसे कोई ग्राफ दे दे हमें दो इक्वेशन का, तो हम उस ग्राफ को देख के भी बता सकते हैं कि भाई उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ये चीज समझ आ गई। दूसरी बात, पहला कौन सा समझ आ गया? अब इसको हम कितने तरीके से बता सकते हैं कितने सॉल्यूशन है। एक तो हमने ग्राफ देख के, ये वाला हम ग्राफ देख के बताएंगे, बाय सीइंग द ग्राफ। हमने ग्राफ देख के बता दिया कि कितने सॉल्यूशन है, यहां तक समझ आ गई। अब देखो एक और चीज से हम देख के बता सकते हैं कि दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है। इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं, एक सेकंड। समझ आ रही है ना बात? ये तो हमने पहला पॉइंट कर लिया, पहला पॉइंट कि बाय सीइंग द ग्राफ, मतलब हमने ग्राफ देखा कि यार अच्छा ये इंटरसेक्ट हो रहा है एक पॉइंट पे तो एक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक के ऊपर एक है, कोइंसिडेंट है, अरे इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम ग्राफ देख के बता देंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने। अब हम इक्वेशन देख के भी बता सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने। उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, ये वाली, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ दोबारा, x - 2y = 0, 3x + 4y = 20। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब हम दूसरा है बाय सीइंग द इक्वेशन, बाय सीइंग द इक्वेशंस। पहले हम ग्राफ, अगर सिर्फ ग्राफ दे रखा हो हमें तो भी हम बता देंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अभी हम ये पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो सॉल्यूशंस की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला तरीका सॉल्यूशन जानने का ग्राफ। अब दूसरा तरीका सीख लो, ये येलो में जो लिख रहा हूं मैं, बाय सीइंग द इक्वेशंस। अब देखो इक्वेशंस देख के हम कैसे बताते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं वही इक्वेशन लिख रहा हूँ एग्जांपल के लिए। क्या है इक्वेशन? x - 2y = 0, 3x + 4y = 20। ये दोनों हो गई इक्वेशंस। पूरे चैप्टर में पेयर में ही चलेगी इक्वेशंस, है ना, नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन देख के क्या हम बता सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन है? हम बता तो सकते हैं, हम इसको ग्राफ बना लें और ग्राफ से हम पता चल जाएगा इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, और उससे बता सकते हैं। लेकिन बिना ग्राफ बनाए क्या बता सकते हैं सिर्फ इक्वेशन देख के? बिल्कुल बता सकते हैं। अब देखो कैसे, ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म कैसे होता है? a1x + b1y + c1 = 0। जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ क्वेश्चन का, और कुछ नहीं। a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ। अब आप देखो सिर्फ इक्वेशन देख के कैसे बताते हो कि वो कितने सॉल्यूशन होंगे। तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला तो नहीं, बस एक चीज बता रहा हूँ याद करने के लिए। मैं लिखूंगा उसको पिंक से। तो देखो ये नीचे ले आते हैं, ग्राफ वाला हो गया हमारा। अब इक्वेशन देख के हम कैसे, a1x, तो अगर, अब गौर से सुनो, a1/a2
इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये हम चेक कर लेंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नो सॉल्यूशन नहीं, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। जैसे ही हमें इक्वेशन में a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 करके देखे अब, और वो b1 अपॉन b2 के इक्वल ना है, तो यानी कि एक सॉल्यूशन है। और एक सॉल्यूशन किस में होता है, ये आपको कोरिलेट करना भी सीखो। एक सॉल्यूशन किस में होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में। एक सॉल्यूशन किस में होता है, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। ठीक है, ऐसे कोरिलेट भी करो, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको इक्वेशन से बता रहा हूँ कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 क्या है इसमें, ये x का कोफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में, और x का कोफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन में a1 a2 हो गए, और y का कोफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में और y का कोफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन में b1 b2 हो गए। तो ये हम चेक करके देख लेंगे, अगर ये इक्वल नहीं आया तो यानी कि वन सॉल्यूशन होगा, और वन सॉल्यूशन से हम कोरिलेट करेंगे, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये कोरिलेट हम कर लेंगे। हमने अभी ग्राफ नहीं बनाया, पर हमने इक्वेशन देख के ये ऐसे कैलकुलेट करके तो देख लिया। ये हो गया वन सॉल्यूशन के लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए, बट c1 अपॉन c2 ना हो, ये समझो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2, तो पता क्या होगा, तो होगा नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा फिर। और कोई भी सॉल्यूशन किस में नहीं होता था, बताओ, याद क्या अभी तक, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता था ये पैरेलल लाइंस के केस में। देखो ना, नो सॉल्यूशन। जितने ग्राफ से तो हम ऐसे देखते हैं ना, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है उतने सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई एक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट में बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़े में है, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। पैरेलल में कट ही नहीं रही है तो नो सॉल्यूशन। तो इक्वेशन में अगर हमें ये दिख जाए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन है। और नो सॉल्यूशन से हम अंदाजा लगाएंगे, यानी कि पैरेलल लाइंस है भाई, पैरेलल लाइंस है भाई, समझ गए, पैरेलल लाइंस है भाई। अब तीसरी कंडीशन हम ब्लू से लिखेंगे, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऊपर मैंने बताया ना किस में होते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंटल, जब एक के ऊपर एक लाइन चढ़ी हुई होती थी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंटों पे काट ही रही है वो एक दूसरे को, तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाते थे। समझ आ रही बात, ठीक है। अगर यहाँ तक बात आपको समझ आ गई, तो बस एक चीज और छोटी सी बतानी है आपको, उसके बाद आप 3.2 के क्वेश्चन ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे एक चुटकी सुनाई दे रही है मेरे को, वैसे चुटकी में उड़ा दोगे आप सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक ये समझ आ गया है तो बस आप समझ लो 3.2 पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बस एक छोटी सी चीज और समझा दूं, छोटी सी चीज, गौर से सुनना, उसको छोटी बोलना इसका मतलब नहीं कि सोचना बंद कर दो। सुनो, ये समझ आ गया, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का फॉर्म वो है मामला, मतलब देखने का तरीका इक्वेशन से कि इंटरसेक्टिंग लाइन है और वन सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफिनिट सॉल्यूशन होगा ये। अब मैं आपको बस एक चीज बोलने वाला हूं, उसको गौर से आपको सुनना है, क्या कि एनी, ये कैसा है, ये है एनी पेयर ऑफ इक्वेशंस, एनी पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लिख देता हूं, इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, any pair of linear equation having solution is called, any pair of linear equation having solution is called, थोड़ा नीचे आ गया इसलिए लिखने में प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, पर आओ, हाँ, any pair of linear equation having solution is called, ये वर्ड मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये वर्ड आपको यूज होने वाला है, आप सुन लो इसको एक मिनट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग सॉल्यूशन, मतलब जिसका सॉल्यूशन होगा उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
इनकंसिस्टेंट। तो इसका अपोजिट क्या होगा? एनी पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस ही है, पूरे चैप्टर में पेयर ऑफ इक्वेशंस ही चल रही। नॉट हैविंग, हॉट लिख दिया तो लोग सोचेंगे सर कुछ ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। नॉट हैविंग सॉल्यूशंस, नॉट हैविंग सॉल्यूशंस इज कॉल्ड व्हाट? इसका अपोजिट इनकंसिस्टेंट। अब ये चीज मैं आपको समझाता हूँ क्या, रुको, वैसे समझ आ जानी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट है। ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है ये आपकी टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली क्वेश्चनों में और आगे की बातों में। क्या अभी हमने देखो, रुक जाओ, भी समझ आ जाएगा आपको। हमने दो चीजें देखी, मैं शुरू से शुरू करता हूँ, रिवाइज भी कर लो। हमने देखा, हमें पहले पता है कि जब लाइन बनती है तो या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है या पैरेलल लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, ठीक है, यहाँ तक हमें पता चल गया। फिर जितने पॉइंट पे काटती है उतने सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली, क्योंकि हम ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं इसमें सॉल्यूशन का बारे में बात हो रही है कि सॉल्यूशन ऑफ द लाइंस, ठीक है, ठीक है, कि लाइंस होती है कितने, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, जहां जिस पॉइंट पे काटती है उतने सॉल्यूशन होते हैं। इंटरसेक्ट में एक पॉइंट पे का एक सॉल्यूशन, पैरेलल में किसी पॉइंट पे नहीं काटती, नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट में दोनों लाइन एक के ऊपर एक होती है तो बहुत सारे पॉइंटों पे टच हो जाएगी, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ये हमें ग्राफ के तरीके से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम बता देते थे। फिर इक्वेशन के तरीके से मैंने ये बताया। अब देखो इसमें बस मैंने यही लिखा है कि जिस भी पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ड यूज करेगा, ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी आपके क्वेश्चंस में कि जिसके भी सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होती है और जिसके सॉल्यूशन नहीं होते वो इनकंसिस्टेंट होती है। अब ऐसे ही मैं आपसे ऊपर पूछूं, बस समझ गए, जिसके भी सॉल्यूशन होंगे वो कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगी। अब जैसे इसमें एक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है ना इंटरसेक्टिंग लाइन में, तो इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट, सिर्फ कॉन्स्ट लिख देता हूँ, समझ जाना, कंसिस्टेंट। मैं पूरा ही लिख दूं, चलो लिख ही देता हूँ, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है पैरेलल लाइंस वाले केस में, पैरेलल लाइंस वाले केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या ये क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। बेसिकली सॉल्यूशन होते ही वो कंसिस्टेंट हो जाता है। इसमें इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन कोई नहीं, बहुत सारे हैं, पर सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हो, तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था आपका इसमें। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, बाकी के एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन, और फिर हम 3.2 को नेक्स्ट वीडियो में उड़ाएंगे आराम से मस्त तरीके से। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। चलिए जी, एग्जाम्पल आ जाइए मेरे सामने। एग्जाम्पल देखो ऐसे, अच्छा जी ये है एग्जाम्पल आपके सामने, मैं लिख देता हूँ कि मान लो ये दो इक्वेशन है, मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है कॉन्सेप्ट। x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। दो इक्वेशन होगी सब में। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है। अब ये बस पूछ रहा है आपसे कि इस इक्वेशन को आप चेक करके मुझे बताओ कि कंसिस्टेंट है क्या है, या मतलब किस तरीके की लाइन है। तो आप इक्वेशन से डायरेक्ट बता सकते हो। कैसे? आप चेक करो, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 में क्या रिलेशन है। तो a1 अपॉन a2 यानी 1 पहले का कोफिशिएंट, पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट a1 है भाई। देखो ना, इसका जनरल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, यही होता है ना जनरल फॉर्म। और इसका जनरल फॉर्म a2x प्लस b2y प्लस c2। तो देख लो अब a1 a2 क्या आ रहा है, a1 a2 करके देखो। हमें तो रिलेशन बताना ना इसमें कि कौन सी लाइन है। तो बिना ग्राफ के अगर से मैं पूछूं इक्वेशन से बताओ, तो इक्वेशन से कैसे बताओगे? अलजेब्रिकली। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर उससे पूछूंगा किससे, अगर मैं आपसे ग्राफिकली पूछूंगा तो आप इन दोनों का ग्राफ बना के, जैसे हम बनाते थे प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया था, तो देख लोगे भाई कहाँ काट रहा है। अगर काटेगा तो एक सोल्यूशन है जो भी है। तो इसमें पूछ रहा है टेल अलजेब्रिकली, मतलब इस इक्वेशन को देख के हाउ मेनी सॉल्यूशन दिस
पेयर, यानी ये दोनों, दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव, ठीक है, हाउ मेनी सॉल्यूशन। तो हम देखो, हमने फॉर्मूला सीखा था, वही करेंगे हम। फॉर्मूला था a1 a2, तो मैं ये लगा रहा हूँ a1 इसका फर्स्ट अपॉन a2 यानी 2, फिर b1 यानी कि 3, b2 माइनस 3, तो यानी कि क्या हुआ, ये a1 a2 इसमें बराबर हो गया, और a1 a2 इसके बराबर हो गया ना। और इसको एक सेकंड काटो, आराम से लिखो, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं सोचता हूँ बच्चे बोर ना हो जाए। a1 a2 ये हो गया। अब b1 b2 चेक कर लेंगे, b1 है 3, b2 है -3, यानी कि -1। तो देखो a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं है, यानी a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। अब जब a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 है, तो ये देखो, ये बताया था ना मैंने आपको कंडीशंस, ये वाली जब हम इक्वेशन से देखते हैं, तो ये फर्स्ट वाली फॉलो हो रही है, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड थी ना। तो a1 a2 इज नॉट इक्वल टू ये वाली आ गई, यानी एक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और सॉल्यूशन तो है ना, तो कंसिस्टेंट। तो हमें तीनों चीजें पता चल गई, सिर्फ इक्वेशन से, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या, इट हैज वन सॉल्यूशन, वन है तो यूनिक लिख सकते हैं, ये वर्ड यूज होता है, ध्यान रखना, वन यूनिक सॉल्यूशन, therefore इंटरसेक्टिंग लाइन, भाई यूनिक सॉल्यूशन तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में ही होती है। और तीसरी चीज क्या पता चल जाती है हमें इससे, कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन निकल गया ना, एक, कोई एक निकले चाहे बहुत सारे निकले, सॉल्यूशन नहीं अगर निकलते चाहे एक भी, तो कंसिस्टेंट कहलाता है। इट्स द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो हमने इससे देखो सब कुछ निकाल दिया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस मामले से, जैसे इस कंडीशन से, किससे, इससे a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, तो हमने निकाल लिया। एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन से हमें पता चल गया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और जैसी सॉल्यूशन है तो हमें ये भी पता चल गया कि पेयर ऑफ इक्वेशन जो दोनों है वो कंसिस्टेंट है। बस इसी टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे, कभी कभार ग्राफ बनवा लेगा, अभी हमने डायरेक्ट इक्वेशन से सॉल्व कर लिया, ग्राफ से भी कर देंगे, बस इसी तरह घूम फिर के पूरे 3.2 में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस वीडियो को 2 बार देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर ये समझ नहीं है तो क्वेश्चन एक भी हिलेगा नहीं आपसे। तो I'll see you in the next video. Till then, take care.